हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल नौकरी फॉर यू। दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं 17th बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए 90 डे प्लानर सीरीज में प्राचीन भारत के D18 को। ये हमारा जो है प्राचीन भारत में इसका लास्ट पार्ट होने वाला है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है या आपको हेल्पफुल लगती है तो हमारी वीडियोज़ पर लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा और इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है गुप्त काल, पुष्यभूति वंश, दक्षिण भारत का प्राचीन इतिहास। देख लेते हैं पहला क्वेश्चन। अजंता की गुफाओं की संख्या 29 है। इन गुफाओं में मिलने वाली चित्रकला की विषय वस्तु क्या है? तो आंसर हो जाएगा ए, बुद्ध के जीवन की व्यष्टि और समष्टिगत पक्ष। अजंता की गुहा चित्रों के 3 विषय अलंकरण, चित्रण और वर्णन है। अलंकरण के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के फूल, पत्तियों, वृक्षों और पशुओं के चित्र को सम्मिलित किया जाता है। चित्रण में बुद्ध और बोधिसत्व का अंकन शामिल है। इन चित्रों में बुद्ध के भौतिक जीवन से संबंधित घटनाओं का आकर्षक एवं सुंदर ढंग से चित्रण मिलता है। इसके अतिरिक्त जातक ग्रंथों से ली गई कथाओं को वर्णनात्मक ढंग से उकेरा गया है। और अजंता की गुफाओं के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन जो है सही है? तो आंसर हो जाएगा सी, अजंता की गुफाओं में बौद्ध धर्म से संबंधित चित्र और मूर्तियां शामिल हैं। अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र राज्य में स्थित हैं। यह गुफाएं 2 चरण में निर्मित की गई। पहली चरण 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व में और दूसरी चरण 5वीं से 6वीं शताब्दी ईसा में। यह गुफाएं बौद्ध धर्म से संबंधित विभिन्न चित्रकारियों और मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध हैं, जो बुद्ध के जीवन से संबंधित कथाओं और उपदेशों को दर्शाती हैं। हालांकि एलोरा की गुफाओं के बारे में निम्न में से कौन से कथन जो है सही है? तो आंसर हो जाएगा सी, एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित हैं। यह गुफाएं लगभग 600 से 1000 ईस्वी के मध्य निर्मित की गई। उनमें से कुल 34 गुफाएं हैं, जिनमें 12 बौद्ध 1 से 12 तक, 17 हिंदू 13 से 29 और 5 जैन 30 से 34 से संबंधित हैं। इस विविधता के कारण एलोरा की गुफाएं भारतीय चट्टान कट वास्तुकला की असाधारण विविधता और 3 प्रमुख धर्मों की सांस्कृतिक सह अस्तित्व की क्षमता को दर्शाती है। अगला देखते हैं एलोरा की सबसे प्रसिद्ध गुफा कैलाश गुफा मंदिर गुफा 16 है। एक विशाल सी मंदिर है जो एक चट्टान से काटकर बनाया गया है। अगला देखते हैं एलिफेंटा गुफा के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? आंसर हो जाएगा सी, एलिफेंटा गुफाएं मुंबई के समीप एलिफेंटा द्वीप पर स्थित है। यह मुख्य रूप से हिंदू धर्म भगवान शिव को समर्पित है। यह गुफाएं 5वीं से 8वीं शताब्दी के मध्य निर्मित की गई थी। इनमें से सबसे प्रसिद्ध मूर्ति महेश मूर्ति है, जो भगवान शिव को 3 चेहरों के साथ दर्शाती है। इसके अलावा गुफा संख्या 1 में स्थित मूर्ति शिव के सृजनकर्ता, संहारक और संरक्षक रूपों को प्रकट करती है। गुप्त काल के दौरान निर्मित कौन सा मंदिर गर्भगृह की उपस्थिति के लिए प्रसिद्ध है, जो हिंदू मंदिर वास्तुकला में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन का संकेत देता है? तो आंसर हो जाएगा ए, दशावतार मंदिर देवगढ़। दशावतार मंदिर देवगढ़ गुप्त काल के दौरान निर्मित एक प्रमुख मंदिर है, जो विष्णु के 10 अवतारों को समर्पित है। यह मंदिर गर्भगृह की उपस्थिति के लिए प्रसिद्ध है, जो हिंदू मंदिर वास्तुकला में एक महत्वपूर्ण विकास माना जाता है। गर्भगृह जहां मुख्य देवता की मूर्ति स्थापित होती है, मंदिर का सबसे पवित्र हिस्सा होता है। अगला देखते हैं बेसर शैली के मंदिरों का सबसे मुख्य जो है प्रमुख उदाहरण क्या है? तो आंसर हो जाएगा बी, होयसल मंदिर हेलीवीड। होयसलेश्वर मंदिर हेलीवीड कर्नाटक में स्थित है। यह बेसर शैली का एक प्रमुख उदाहरण है। इस मंदिर में विस्तृत मूर्तिकला, समृद्ध सजावट और जटिल वस्तु कला विशेषताएं देखी जा सकती हैं। खजुराहो मंदिर नागा शैली का प्रमुख उदाहरण है। यह मंदिर मध्य प्रदेश में स्थित है। इनमें प्रसिद्ध मंदिर कंद्रिया महादेव लक्ष्मण मंदिर है। वृद्धेश्वर मंदिर द्रविड़ शैली की एक उत्कृष्ट कृति है। इसे चोल राजराज चोल ने 10 से 10 ईस्वी में तंजावुर में बनवाया था। अगला एक गुप्त वंश के शासकों का सही क्रम क्या है? तो 7 का हमारा आंसर हो जाएगा ए, तो इसका आंसर हो गया ए। तो श्रीगुप्त, घटोत्कच, चंद्रगुप्त प्रथम, फिर समुद्रगुप्त। गुप्त राजवंश की स्थापना लगभग 275 ईस्वी में महाराजा श्रीगुप्त के द्वारा की गई। श्रीगुप्त के पश्चात गुप्तों का दूसरा शासक महाराजा घटोत्कच हुए। महाराजा श्रीगुप्त एवं घटोत्कच अत्यंत साधारण शासक थे। इन दोनों शासकों के पश्चात लगभग 319 से 20 ईस्वी में गुप्त शासक चंद्रगुप्त प्रथम के राज्यारोहण के साथ ही गुप्तों के शक्ति में वृद्धि हुई। चंद्रगुप्त प्रथम ने जीवन काल में ही अपने सुयोग्य पुत्र समुद्रगुप्त को राज्य का उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया। समुद्रगुप्त के पश्चात चंद्रगुप्त द्वितीय गुप्त साम्राज्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं शक्तिशाली शासक बना। सूची को सूची 2 से सम्मिलित करना है। प्रमुख शासक और उपाधियां, तो आंसर हो जाएगा ए, चंद्रगुप्त प्रथम महाराजा धीराज, समुद्रगुप्त पराक्रमांक, चंद्रगुप्त द्वितीय शक्रादित्य, स्कंदगुप्त विक्रमादित्य। गुप्त शासकों को अभिलेखों में अनेक उपाधियों का वर्णन मिलता है। श्रीगुप्त, आदिराज महाराज, घटोत्कच महाराज,
चंद्रगुप्त प्रथम, महाराजा धीराज, विक्रमांक, समुद्रगुप्त क्रमांक, भारतीय नेपोलियन, चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य, कुमारगुप्त, महेंद्रादित्य, स्कंदगुप्त, शक्रादित्य, सकोपाल या क्रमादित्य। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। अभिलेख और शासक है, तो 9 का हमारा आंसर हो जाएगा बी। प्रयाग प्रशस्ति समुद्रगुप्त, भीतरी स्तंभ अभिलेख स्कंदगुप्त, मंदसौर अभिलेख कुमारगुप्त, महरौली स्तंभ लेख चंद्रगुप्त द्वितीय। प्रयाग प्रशस्ति या इलाहाबाद स्तंभ लेख की रचना समुद्रगुप्त के संधि विग्रहक सचिव हरिसेन ने की थी। यह अभिलेख समुद्रगुप्त के इतिहास का सर्वप्रमुख स्रोत है, जिसमें समुद्रगुप्त के विजय अभियानों का उल्लेख किया गया है। महरौली लोह स्तंभ लेख दिल्ली में स्थित है, जिसे चंद्र नामक शासक की उपलब्धि के बारे में जानकारी मिलती है, जिसकी पहचान चंद्रगुप्त द्वितीय से की गई है। मंदसौर अभिलेख प्राचीन मालवा के क्षेत्र में स्थित है, इसकी रचना वासुल द्वारा की गई। इस लेख में कुमारगुप्त प्रथम के राज्यपाल बंधु वर्मा का विवरण मिलता है। इसमें सूर्य मंदिर के निर्माण का भी वर्णन किया गया है। भीतरी स्तंभ लेख उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में स्थित है। इसमें पुष्यमित्रों एवं हूनों के साथ स्कंदगुप्त के युद्धों का विवरण मिलता है। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? आंसर हो जाएगा डी, गलत है। चंद्रगुप्त प्रथम ने 319 से 20 में गुप्त संवत चलाया। शक संवत 78 ईस्वी में शुरू हुआ। इस प्रकार दोनों के बीच का अंतर 241 वर्षों का है। इसी गुप्त एवं घटोत्कच के बाद प्रथम महान शासक के रूप में चंद्रगुप्त प्रथम सिंहासन पर आसीन हुए। इसके शासनकाल में गुप्त साम्राज्य की शक्ति एवं प्रतिष्ठा में वृद्धि हुई। महाराजा धीराज की उपाधि का सर्वप्रथम प्रयोग चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा किया गया। निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो आंसर हो जाएगा सी, तीनों कथन जो है सही है। प्रयाग परिस्थिति में समुद्रगुप्त को लिच्छवी दोहित्र, लिच्छवी कन्या से जन्म लिया हुआ कहा गया है। समुद्रगुप्त विजेता होने के साथ साथ एक कवि, संगीतज्ञ, विद्या का संरक्षक भी था। सिक्कों पर उसे वीणा बजाते हुए दर्शाया गया तथा कविराज की उपाधि भी धारण कर रखी थी। समुद्रगुप्त ने व्याघ्र पराक्रमांक, अप्रतिरथ पराक्रमांक आदि उपाधि धारण किए थे। यह उपाधियां उसके सिक्कों पर अंकित हैं। उसी क्रम में एक ताम्रपत्र में इसकी परम भागवत की उपाधि भी मिलती है। अगला देखते हैं, इनमें से कौन सा कथन जो है असत्य है? तो आंसर हो जाएगा डी, गलत है। दिल्ली में स्थित कुतुब मीनार के समीप खड़े महरौली लौह स्तंभ पर उत्कीर्ण अभिलेख से चंद्र नामक शासक की उपलब्धियों के बारे में जानकारी मिलती है, जिसकी पहचान चंद्रगुप्त द्वितीय से की गई है। समुद्रगुप्त ने अपने विजयी अभियानों के पश्चात अश्वमेध यज्ञ किया, जो कि उसके अश्वमेध प्रकार के सिक्कों से प्रमाणित होता है। समुद्रगुप्त के कुल 6 प्रकार की स्वर्ण मुद्राओं के बारे में जानकारी मिलती है। गरुड़ प्रकार की मुद्रा, धनुर्धारी प्रकार के सिक्के, परशु प्रकार की मुद्रा, अश्वमेध प्रकार की मुद्रा, व्याघ्रहंता प्रकार के सिक्के और वीणावादन प्रकार की मुद्रा। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में नवरत्न में कौन शामिल नहीं था? तो आंसर हो जाएगा डी, चरक जो है शामिल नहीं था। अमर सिंह, छपनक और कालिदास थे। चंद्रगुप्त द्वितीय के राज दरबार में 9 विद्वान को संरक्षण प्राप्त था, जिनमें नवरत्न की संज्ञा दी गई। चंद्रगुप्त के नवरत्न थे उमर सिंह, धन्वंतरी, हरिसेन, कालिदास, कहापनका, शंकु, बारामहीर, वरुचि, बैताल भट्ट। नवरत्नों के अलावा चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में संधि विग्रहक वीरसेन व्याकरण, न्याय, मीमांसा एवं शब्द का अच्छा ज्ञाता एवं कवि माना जाता था। चरक कनिष्क के दरबारी चिकित्सक थे। चरक जो है कनिष्क के दरबारी चिकित्सक थे। निम्न से कौन सा कथन सही है? तो आंसर हो जाएगा डी, 1, 2 और 3 तीनों कथन जो है सही है। 399 से 414 ईस्वी के दौरान चीनी यात्री फायन भारत आया था। उसने अपनी यात्रा विवरण में चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल की सांस्कृतिक दशाओं का सुंदर चित्र प्रस्तुत किया। इसमें पश्चिम में पुष्प कलावती से लेकर पूर्व में ताम्रलिपि तक विभिन्न ऐतिहासिक केंद्रों, स्थानीय प्रथाओं, धार्मिक विश्वास, जलवायु एवं वनस्पति आदि का वर्णन मिलता है। इनमें से कौन सा कथन सही है? तो आंसर हो जाएगा ए, 1 और 2 जो है सही है। कुमारगुप्त प्रथम के शासनकाल में स्वर्ण, रजत और ताम्र मुद्राएं प्रचलित थी। इसने सर्वप्रथम गुप्त मुद्रा पर गरुड़ की जगह मयूर को अंकित करवाने का कार्य किया था। इसकी मुद्राओं में मयूर प्रकार, अश्वमेध प्रकार आदि प्रमुख है। कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई और इसमें बौद्ध विहार की स्थापना भी करवाई। सती प्रथा का पहला अभिलेख प्रमाण किस अभिलेख से मिलता है? तो आंसर हो जाएगा ए, भानुगुप्त का एरन अभिलेख। तो इसका एरन अभिलेख मध्य प्रदेश के सागर जिले में स्थित है। इस अभिलेख से गुप्त काल में सती प्रथा का साक्ष्य प्राप्त होता है। इसमें भानुगुप्त के मित्र गोपराज की मृत्यु के पश्चात उसकी पत्नी के सती होने का उल्लेख है। इस प्रकार यह अभिलेख 510 ईस्वी में सती प्रथा का प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य माना जाता है। करमदंडा अभिलेख उत्तर प्रदेश के फैजाबाद जिले से प्राप्त हुआ है। यह लेख शिव प्रतिमा के अधोभाग में उत्कीर्ण है। इस मूर्ति की स्थापना कुमारगुप्त के मंत्री पृथ्वीसेन ने की थी।
निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। भीतरी स्तंभलेख से पुष्यमित्रों एवं हुनों के साथ स्कंदगुप्त के युद्धों का विवरण मिलता है। जूनागढ़ अभिलेख स्कंदगुप्त का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अभिलेख है जो सौराष्ट्र के जूनागढ़ से मिला है। इससे पता चलता है कि स्कंदगुप्त ने हुनों को हराकर सौराष्ट्र प्रांत में पर्णदत्त को अपना राज्यपाल नियुक्त किया था। इस अभिलेख में गिरनार के पुरपति चक्रपाली द्वारा सुदर्शन झील पर बांध के पुनर्निर्माण का उल्लेख भी मिलता है। निम्न में से गुप्त काल के प्रशासन का सही क्रम क्या है? तो आंसर हो जाएगा सी, भुक्ति विषय बीथी फिर पेठ। गुप्त काल में जिले तहसीलों में विभाजित थे, इन्हें बीथी कहा जाता था। इस प्रकार तहसील पेठ में विभाजित थे तथा पेठ ग्राम में वर्गीकृत थे। साम्राज्य को राजा, प्रांत, राष्ट्रीय भुक्ति को उपरिक, गोमता, जिला विषय, विषयपति या आयुक्त, ग्राम समूह, भुक्ति, तहसील, पेठ, ग्राम, ग्रामिक। इनमें से कौन सा कथन सही है? तो आंसर होगा तीनों कथन जो है सही है। गुप्त काल में सबसे बड़े अधिकारी कुमारामात्य थे। कुमारामात्य प्रांतीय अधिकारी होते थे जो स्थानीय प्रशासन और केंद्र के मध्य सेतु का काम करते थे। प्रशासनिक आधार पर गुप्त साम्राज्य को अलग अलग प्रांतों में बांटा गया। वस्तुतः प्रांत को देश अथवा भुक्ति की संज्ञा प्रदान की गई। भुक्ति के शासक को उपरिक कहा जाता था। सामान्यतः इस पद पर राजकुमार अथवा राजकुल से संबंधित व्यक्तियों को ही नियुक्त किया जाता था। राजा देश का सर्वोच्च न्यायाधीश होता था। राजा के अलावा एक मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश होते थे। सूची 1 को सूची 2 से जो है सम्मिलित करना है, तो देख लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा बी, महादंडनायक, युद्ध एवं न्याय के मंत्री, महासंधि विग्रहिक, युद्ध एवं शांति के मंत्री, दंडपाशिक, पुलिस विभाग के प्रमुख अधिकारी, लास्ट है महाभंडागारिधिकृत, राजकीय कोष के प्रमुख अधिकारी। गुप्त काल में राजा की सहायता के लिए मंत्री एवं अमात्य अधिकारी नियुक्त किए जाते थे। इनका प्रमुख कार्य विभिन्न विभागों की देखभाल करना और राजा को सलाह देना था। गुप्तकालीन अधिकारी तथा उनसे संबंधित विभाग, कुमारमात्य प्रांतीय अधिकारी, महादंडनायक युद्ध एवं न्याय के मंत्री, महासंधि विग्रहक युद्ध एवं शांति के मंत्री, दंडपाशिक पुलिस विभाग का प्रमुख अधिकारी, महाभंडाराधिकृत राजकीय कोष के प्रमुख अधिकारी। इनमें से कौन सा कथन सही है? तो आंसर हो जाएगा तीनों कथन जो है सही है। गुप्त काल में समाज परंपरागत रूप से 4 वर्णों में विभाजित था। समाज में ब्राह्मण का स्थान सर्वोपरि था, क्षत्रिय का दूसरा और वैश्यों का तीसरा स्थान था। वहीं शूद्रों का कार्य अपने से उच्च वर्णों की सेवा करना था। गुप्त युग में न्याय व्यवस्था में भी वर्ण व्यवस्था मौजूद थी। न्याय संहिता में उल्लेख है कि ब्राह्मण की परीक्षा तुला से, क्षत्रियों की अग्नि से, वैश्य की जल एवं शूद्र की विष से ली जाती थी। इस काल के अभिलेख में एक नए वर्ग कायस्थ का विवरण भी मिलता है। इनमें से कौन सा कथन सही है? आंसर हो जाएगा बी, गुप्त काल में स्वर्ण सिक्के 144 ग्रेन के होते थे। गुप्त काल में सिक्के से अनेक शासकों का विवरण प्राप्त होता है। ये सिक्के रजत, स्वर्ण और तांबे के थे। इस काल में स्वर्ण सिक्के को दिनार, रजत सिक्कों को रूपक या रुपयक एवं ताम्र सिक्कों को मापक कहा जाता था। गुप्त काल में स्वर्ण सिक्कों का सबसे बड़ा भंडार राजस्थान के भरतपुर जिले से प्राप्त हुआ। गुप्त काल के प्रारंभ में स्वर्ण के सिक्के कुषाणों के मानक के अनुरूप थे, किंतु बाद में इसका वजन बढ़कर 144 ग्रेन हो गया। गुप्त काल के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो आंसर हो जाएगा डी, चारों कथन जो है सही हैं। गुप्त काल में राजा भूमि का स्वामी होता था। यह उत्पादन का 1/6 से लेकर 1/4 भाग तक प्राप्त करते थे। इस कर को भाग कहा जाता था। स्कंदगुप्त के अभिलेख से जानकारी मिलती है कि ऐसी भूमि अनुदानों में पूरा गांव ही दान दे दिया जाता था। इसे अग्रहार के नाम से जाना जाता था। यह अनुदान धार्मिक एवं धर्मनिरपेक्ष दोनों प्रकार के होते थे। किसान भूमि कर को हिरण्य अर्थात नगद या व्यय अर्थात अनाज के रूप में दे सकते थे। मनुस्मृति में एक दूसरे प्रकार के भूमि कर भोग का वर्णन किया गया है जो राजा के प्रतिदिन दिए जाने वाले फल, फूल, सब्जी इत्यादि उपहार के रूप में होते थे। गुप्त काल के संदर्भ में किसका मिलान जो है गलत है? तो आंसर हो जाएगा सी जो है गलत है। भूमि की विशेषताओं के आधार पर अम्रकोश को 12 प्रकार की भूमियों का वर्णन मिलता है जो इस प्रकार है: उर्वरा उपजाऊ भूमि, ऊषर बंजर भूमि, शर्कवती रेतीली भूमि, सरकरा कंकरीली भूमि, मरु रेगिस्तानी भूमि, पंक्ति कीचड़, जल प्राय मनुपम पानी से भरी भूमि, कच्छ पानी के निकट की भूमि, नदी मातृक नदी से सिंची जाने वाली भूमि। गुप्त काल को क्लासिक युग क्यों कहते हैं? तो आंसर हो जाएगा बी, कला एवं साहित्य में प्रगति के कारण। गुप्त काल में विज्ञान प्रौद्योगिकी से लेकर साहित्य, स्थापत्य तथा मूर्तिकला के क्षेत्र में नए प्रतिमानों की स्थापना की गई, जिससे यह काल भारतीय इतिहास में स्वर्ण युग के रूप में जाना गया।
गुप्त काल में शिक्षा और साहित्य में विशेष प्रगति हुई। इस काल के साहित्यिक कवियों में सबसे श्रेष्ठ कालिदास हुए। इन्हें भारत का शेक्सपियर भी कहा जाता है। इनकी रचनाओं को नाटक, महाकाव्य, खंडकाव्य में विभाजित किया गया। गुप्त काल को दर्शन के क्षेत्र में पर्याप्त विकास के लिए भी जाना जाता है। इस काल का वेदांग दर्शन के अंतर्गत सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक मीमांसा एवं वेदांत दर्शन की महत्वपूर्ण कृतियों की रचना की गई। सुदर्शन झील, जिसका निर्माण चंद्रगुप्त द्वितीय के सौराष्ट्र प्रांत के गवर्नर पुष्यगुप्त ने करवाया था, जिसकी मरम्मत पहली बार शक शासक रुद्रदामन ने करवाई थी, तो दूसरी बार मरम्मत किसने करवाई? तो आंसर हो जाएगा बी। स्कंदगुप्त योग्य सैन्य संचालक होने के साथ साथ एक आदर्श प्रशासक भी माना जाता है। इसने सौराष्ट्र प्रांत के राज्यपाल पर्णदत्त के पुत्र चक्रपालित को गिरनार नगर का नगरपति बनाया था। विदित है कि चक्रपालित द्वारा ऐतिहासिक सुदर्शन झील के बांध का पुनर्निर्माण करवाया गया था। हुनों पर स्कंदगुप्त की सफलता का उल्लेख जूनागढ़ अभिलेख से प्राप्त होता है। इस अभिलेख से हुनों के मलेच्छ शब्द का उपयोग किया गया है। वर्धन वंश के किस प्रथम शासक ने परम भट्टारक और महाराजा धीराज जैसी उपाधि धारण की थी? तो आंसर हो जाएगा डी, प्रभाकर वर्धन। वर्धन वंश के प्रथम शासक प्रभाकर वर्धन ने परम भट्टारक और महाराजा धीराज की उपाधियां ग्रहण की। प्रभाकर वर्धन के दो पुत्र राज्यवर्धन एवं हर्षवर्धन तथा पुत्री राजश्री थी। राजश्री का विवाह कन्नौज के मौखरी वंश के शासक गिरिवर्मा के साथ हुआ था। प्रभाकर वर्धन के निधन के पश्चात उनके पुत्र राज्यवर्धन इस वंश के अगले शासक बने। राज्यवर्धन के समकालीन मालवा के राजा देवगुप्त ने बंगाल नरेश शशांक के साथ मिलकर कन्नौज के मौखरी शासक गिरिवर्मा की हत्या कर दी तथा उनकी पत्नी राजश्री को बंदी बना लिया। इनमें से कौन सा सही कथन है? तो आंसर हो जाएगा बी, दो जो है सही है। शशांक शैव धर्म का मतानुयायी था। इसके सिक्कों पर शिव तथा नंदी की आकृतियां दिखाई पड़ती हैं। हेनसांग के विवरण में ज्ञात होता है कि इसने बौद्ध गया के बोधि वृक्ष को कटवाकर गंगा में फेंकवा दिया था। आर्य मंजूश्री मूलकल्प में शशांक का चित्रण एक बौद्ध द्रोही के रूप में किया गया, क्योंकि इसने कई पवित्र बौद्ध अवशेषों, विहारों तथा समाधियों को नष्ट करवाया था। हर्षवर्धन ने 5 राज्यों को अपने नियंत्रण में ले लिया। इनमें से वह राज्य कौन से हैं? आंसर हो जाएगा बी, पंजाब, कन्नौज, बंगाल, बिहार और उड़ीसा। हर्ष ने एक विशाल साम्राज्य स्थापित किया। इसकी सीमाएं उत्तर में हिमाच्छादित पर्वतों से लेकर दक्षिण में नर्मदा नदी के तट तक, पूर्व में गंजाम से लेकर पश्चिम में वल्लभी तक विस्तृत थी। हर्षवर्धन ने 5 राज्यों को अपने नियंत्रण में ले लिया। वे थे पंजाब, कन्नौज, बंगाल, बिहार और उड़ीसा। इनमें से कौन सा कथन सही है? तो आंसर हो जाएगा बी, केवल एक। हर्षवर्धन के समय महायान बौद्ध धर्म के सिद्धांत के प्रचार प्रसार के लिए 5वीं बौद्ध सम्मेलन कन्नौज में हुआ था। सभा की अध्यक्षता हेनसांग ने की थी। बौद्ध धर्म के मतानुयायी होने के साथ ही हर्षवर्धन की ब्राह्मण धर्म में भी अभिरुचि बनी रही। प्रत्येक 5वें वर्ष हर्षवर्धन ने प्रयाग में महामोक्ष परिषद का आयोजन करवाया। इसमें बुद्ध, सूर्य तथा शिव की आराधना की जाती थी। इनमें से कौन सा कथन सही है? तीनों कथन जो है सही हैं। हर्षवर्धन को भारत का अंतिम महान हिंदू सम्राट माना जाता है। हालांकि वे न तो पूरे भारत के शासक थे, न ही अंतिम हिंदू शासक। हर्षवर्धन 606 से 647 ईस्वी तक उत्तर भारत पर शासन किया। हर्षवर्धन के समय दुर्लभ वर्धन ने कश्मीर में कारकोट साम्राज्य स्थापित की थी। 7वीं और 8वीं शताब्दी के दौरान भारतीय उपमहाद्वीप में कारकोट एक प्रमुख शक्ति थी। उनका राज्य वर्तमान भारतीय राज्य कश्मीर में स्थित था। गुप्तोत्तर काल में महत्वपूर्ण सामाजिक आर्थिक परिवर्तन क्या था? तो आंसर हो जाएगा ए, सामंतवाद एवं भूमिदान। गुप्तोत्तर काल में सामंतवाद की स्थिति काफी महत्वपूर्ण रही। इस काल में राजा द्वारा अपने सामंतों, सैनिक अधिकारियों और मंदिरों को भूमिदान के रूप में देने का प्रचलन बढ़ा। इससे सामंतों की शक्ति में वृद्धि हुई। सामंत अपने क्षेत्रों में काफी हद तक स्वायत्त थे। वे अपने क्षेत्रों की आंतरिक मामलों को संभालते थे, जैसे कि कर एकत्रित करना, व्यवस्था चलाना और सुरक्षा प्रदान करना। सामंतवाद के उदय ने आर्थिक और सामाजिक असमानताओं को बढ़ावा दिया। भूमि के वितरण और सामंतों की शक्ति में वृद्धि के साथ समाज में विषमता बढ़ी। गुप्तोत्तर काल में धार्मिक व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो आंसर हो जाएगा सी। गुप्तोत्तर काल में हिंदू धर्म के साथ साथ बौद्ध धर्म और जैन धर्म का भी विकास हुआ। गुप्तोत्तर काल भारतीय इतिहास में एक ऐसा समय था जब धार्मिक विविधता और सहिष्णुता देखने को मिली। इस दौरान जहां हिंदू धर्म ने विकास किया, वहीं बौद्ध धर्म और जैन धर्म ने भी अपनी उपस्थिति बनाए रखी। विशेष रूप से बौद्ध धर्म को राजाओं और सामंतों का समर्थन प्राप्त था। कई बौद्ध मठों और स्तूपों का निर्माण इसी काल में हुआ। जैन धर्म भी व्यापारियों और शिल्पकारों के बीच लोकप्रिय रहा। इनमें से कौन सा कथन गुप्त काल और गुप्तोत्तर काल के बीच मुख्य अंतर को दर्शाता है? तो आंसर हो जाएगा बी। गुप्त काल में केंद्रीकृत शासन, उच्च सांस्कृतिक विकास, विज्ञान, गणित, खगोल विज्ञान और साहित्य में महत्वपूर्ण उपलब्धियों को देखा गया। गुप्तोत्तर काल में जैसे जैसे गुप्त साम्राज्य का पतन हुआ, कई छोटे राज्य उभरे जिसमें केंद्रीकृत शासन कमजोर हुआ और सामेती व्यवस्था का उदय हुआ। इस व्यवस्था में जमीन और सत्ता का वितरण
स्थानीय सामंतों और जागीरदारों के बीच होने लगा, जिससे राजनीतिक शक्ति अधिक विखंडित हो गई। ह्वेनसांग ने अपनी भारत यात्रा के दौरान कौन सी पुस्तक लिखी जिसमें उन्होंने भारतीय समाज, धर्म और संस्कृति का विस्तृत विवरण किया? आंसर हो जाएगा सीयू की। ह्वेनसांग, जिसे चीन में युआंग चुआंग के नाम से भी जाना जाता था, ने अपनी भारत यात्रा के दौरान सियूकी नामक पुस्तक लिखी थी। सियूकी का अर्थ होता है यात्रा की कहानियाँ या पश्चिमी रिकॉर्ड्स, जिसमें उन्होंने 7वीं शताब्दी के भारतीय समाज, धर्म, शिक्षा प्रणाली और राजनीतिक व्यवस्था का विस्तृत विवरण है। यह एक पुस्तक भारतीय इतिहास और संस्कृति के अध्ययन के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत मानी जाती है। फोगुआ जी फाहियान के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। फाहियान ने 399 से 414 ईस्वी तक भारत में भारत की यात्रा की थी। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक था और ये वीडियो हिस्ट्री का लास्ट वीडियो था। अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई या आपको हेल्पफुल लगी तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। हमारी वीडियोस पर लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं एक मज़ेदार वीडियो के साथ। जय हिंद।